बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका जिस रफ्तार से निकल रहा है, तकरीबन 90% विड्रॉल मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ट्रुप्स जो हैं बाकी हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने पूरे अफगान जो मुल्क है, रियासत को डबल एनवेलप कर लिया है। उसकी चारों अतराफ में जो सरहदें हैं वो तालिबान ने सिक्योर कर ली हैं। जिस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था, बड़ी तेजी से भागने की तगदो कर रहा है। पहले उन्होंने हरात और जलालाबाद का अपना कॉन्सुलेट जो है वो बंद किया, और कल जो है हमने देखा कि जिस तेजी से वो भागे कंधार का अपना कॉन्सुलेट छोड़ के। और फिर हमने वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी कि जिस तरह तालिबान जो है उन्होंने जो इंडियन कॉन्सुलेट इन कंधार है उसके ऊपर कब्जा किया। अब हालात जो तब्दील हो रहे हैं, आप जानते हैं कि चाइना ने कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले जो है BRI मंसूबे का आगाज किया। 2015 में पाकिस्तान के अंदर सीपैक का जो है मंसूबा शुरू हुआ, और 2013 में बेसिकली चाइनीज प्रेसिडेंट जी ने ये कंसीव किया और इसका इजहार किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब ये जो चाइनीज मंसूबा है, हमें नजर आ रहा है कि ये जो रीजनल ऑर्डर है उसे बड़ी तेजी से तब्दील कर रहा है। और अब कितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, इससे जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है अमेरिकन लीडरशिप के अंदर, उसका इजहार अभी G7 की जो मीटिंग हुई कुछ अर्से पहले, उसमें अमेरिकन जो बाइडन ने बहुत साफ लफ्जों में किया कि हमारा जो कंपटीशन है, हमारा जो दुश्मन है, जो हमारे सामने हरीफ खड़ा हुआ है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो चीन है। और चीन और रूस एक दूसरे के करीब जो आए हुए हैं, ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत तशवीश का बायस बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन लीडरशिप जो है उसने ये भी कोशिश की कि चाइना के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो रूस है उसको थोड़ी सी जो है हल्का हाथ रखा जाए, ताकि किसी तरीके से एक वो मौका आ सके जहां पे चीन और रूस को एक दूसरे से अलग किया जा सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब जब अमेरिका यहाँ से जा रहा है और दूसरी तरफ क्वाड्स के ऊपर खासूसी तवज्जो दे रहे हैं अमेरिका और क्वाड्स, आप जानते हैं कि इंडिया, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक इत्तेहाद है, चीन मुखालिफ इत्तेहाद है, उस पर खास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि अब डिक्लेयर कर दिया नेटो ने भी और अमेरिका ने भी कि चीन हमारा हरीफ है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए क्या चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इस तमाम गेम के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैगशिप मंसूबा चल रहा है सीपैक, जिसके बारे में हमारे दोस्त दुश्मन ममालिक अक्सर जब सिंसियरिटी का हमसे इजहार करते हैं तो वो कहते हैं कि ये डेप ट्रैप है, और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके हमारे वो सगे बनने की कोशिश करते हैं। और ये जो ग्वादर से लेके जो चाइनीज सिंकियांग तक का जो ये शाहराह है और ये रास्ते हैं, ये चाइना के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है, और चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन पे तवज्जो दे रही है। इसके खिलाफ आप जानते हैं कि BLA को भी यूज किया गया और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अमेरिका यूज करता रहा, इंडिया यूज करता रहा। अब जब वो निकल रहा है, तो अब इस मंसूबे के रोकथाम के लिए जाहिर बात है हम पे प्रेशर डाला जाएगा। इस पे पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन अदीबुज़्ज़मा सफवी साहब, जो पाक बहरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनका वसी तजर्बा है पाकिस्तानी समुद्री हदूद की जो हिफाजत है उसके हवाले से। तो सर, क्या चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं कि पैदा हो रहे हैं, जो इमर्ज कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी के लिए पोस्ट US विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा सा तस्करा करूंगा अफगानिस्तान की सिचुएशन का, जिसको आपने इंट्रो में जिक्र किया। सर, जो अभी हालात पैदा हुए हैं, ये एक माइंडसेट अमेरिका का था जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आपने दोहा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, मैं उसको दोहा एग्रीमेंट नहीं कहता, मैं उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कहता हूँ। आपने जब ये साइन किया था वहाँ पर, और उसके बाद जो उसकी तमाम शिकें थी, दोनों साइड पर पाबंद किया गया था कि उसकी कंप्लायंस करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप अपना विड्रॉल प्लान करते तो ये नौबत नहीं आती। और ये इतना लंबा अरसा, साल से ज़्यादा का, कि यू कुड हैव प्लान्ड एवरीथिंग, अपना विड्रॉल एज वेल एज जो वेरियस फैक्शंस हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, उनके दरमियान एक पॉलिटिकल सेटलमेंट करा के एक एमिकेबली एक पुरअमन अफगानिस्तान छोड़ने का प्लान बनाया था। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं दूसरी जंग अजीम के बाद, खासतौर पे जब
सोवियत यूनियन का डिमाइस हुआ, उसके बाद से सुपर पावर एक ही था, तो उसमें एक बड़ी वाज़ेह चीज़ नज़र आती थी, जिसको आप कहिएगा एरोगेंस कहिएगा या यूएस यूनिलैटरलिज्म कहिएगा, जिसके तहत इवन यूनाइटेड नेशंस जो बॉडी थी उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी। और तो इस 30 साल के अरसे में तकरीबन 12-13 जंगें इलीगल लड़ी और उस पर भी यूएन को मजबूर किया कि उनको सपोर्ट करें। तो एक खास एरोगेंस और यूनिलैटरल था। तो इन्होंने ये समझा था कि ये दोहा में जो हमने साइन किया है इसके बाद हम अपनी मर्जी से जाएंगे, अगर गए तो गए, नहीं गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब वो टाइम करीब आया और उनकी तरफ इनकी तरफ से तालिबान की तरफ से एक बड़ा खास पैगाम गया कि जी वी आर इन कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट, हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, आप भी उसकी तामील करें। तब इनको थोड़ा होश आया और उसके बाद भी इन्होंने एक नई तारीख दी और सब कुछ करते रहे कि भाई हम अपनी मर्जी से जाएंगे। तो वो इनकी जो ईगो थी, जो इनकी जो सुपर पावर की जो एरोगेंस थी, वो टूटती हुई नजर आ रही है और टूट गई बल्कि। और इसके बाद एकदम से इनको ये एहसास हुआ कि हमें फौरन इस एरिया से निकलना है। तो इस वजह से अब आप हर जगह अमेरिकन मीडिया में ये एक खास लफ्ज देखें, हेस्टी विड्रॉल, हेस्टी विड्रॉल। इट इज नॉट हेस्टी विड्रॉल, इट इज बाय डिजाइन दे हैव डन दैट। और अब जब ये जा रहे हैं तो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, उसके तहत मिलकर ऐसे हालात छोड़ के जाए जिसके बिना पर यहाँ पर जो दूसरे आने वाले हैं, जो रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, टर्की है, चाइना है, इनको कोई आसानी के साथ चीज़ें संभालने का मौका ना दिया जाए। और अभी जैसे आपने इंट्रो में जिक्र किया कि इंडिया ने हथियार भेजे, जब हथियार जहाज लेकर आया और जब गया तो उसमें इनके एम्बेसी स्टाफ और जितने भी इंडियन एजेंट्स को लेके गया। ये 6-7 ट्रिप हुए हैं जिसके जरिए इंडियंस एकदम से निकले हैं और उनकी जगह जब जहाज आया है तो ये आमदनी मशीन लेके आया है गनी के लिए और उनके और जो दूसरे इनके सपोर्टर्स हैं। तो इनका मकसद ये है कि हम यहाँ से जाने के बाद यहाँ एक खुरेजी हो और तालिबान को जो इनके सपोर्टर्स हैं ISIS और TTP, उनके जरिए नुकसान पहुंचाया जाए, ब्लड शेड किया जाए, एक ऐसा तासुर दुनिया में क्रिएट किया जाए जिसमें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना लोगों के लिए ज़रा तशवीश का बायस बनेगा। अगर ये स्मूथ हो जाता है, अभी तक देखिए 85% उन्होंने कब्जा कर लिया है और कोई ऐसी खास खुरेजी नहीं हो रही है। लोकल पब्लिक जो है वो सपोर्ट कर रही है बिकॉज ये पश्तून हैं, दे आर कमिंग बैक टू दी ओन कंट्री। आराम अपने आ रहे हैं, इसलिए कोई घबराहट की बात नहीं है। और साथ साथ जो फौज में लोग हैं बेशतर बगैर रेजिस्टेंस के, बगैर किसी जंग के सरेंडर कर रहे हैं और जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनको तालिबान लेटर इशू कर रहे हैं कि साहब आप जाइए, छुट्टी गुजार करिए, आपको हमें आपकी ज़रूरत होगी जब हम अपने अफगान एमिरेट्स की, इस्लामी एमिरेट की जब हुकूमत कायम होगी और हम जब चाहेंगे तो आप लोग हमारे साथ आइए और आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। तो एक बड़ा एमिकेबल सिचुएशन जो कि ना ही इंडिया को एक्सेप्टेबल है और ना ही अमेरिका को। तो वो उनकी अभी वेरियस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वेरियस कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और मुख्तलिफ किस्म की खदशात जाहिर किए जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई इनका कोई सरो पैर नहीं है, सब फेक है। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, वेरी सून मेरे ख्याल जो लास्ट डेट है 31 अगस्त की उन्होंने दिए, उसके विद इन अ मंथ और सो तालिबान विल टेक ओवर। जो भी थोड़ी बहुत फाइटिंग अगर होगी भी, जो ये अभी इतना एम्यूनिशन और सब कुछ पहुंच गया वो अराउंड काबुल ही होगी और उसमें ही जो ब्लड शेड होगा तो होगा। अभी कोई एक्सोडस नहीं है, ना ही किसी मुल्क पर कोई प्रॉब्लम है, कोई रेफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ एक रेफ्यूजीज का भी मसला खड़ा हो, वो चाहते हैं कि खुरेजी हो। तो ये चीज़ों को के लिए वो अपना इंतजाम करके जा रहे हैं। सर, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि अगर आप चेस बोर्ड के ऊपर देखें तो इस वक्त ओमान के अंदर जो है इंडियन नेवी मौजूद है, नीचे मॉरिशस के अंदर है, डिजिबूटी के अंदर है, और आप देखेंगे तकरीबन चारों तरफ से पाकिस्तान को इंडियन जो पाकिस्तानी जो सी लाइन है उसके तीनों साइड के ऊपर इंडियन नेवी मौजूद है और हमेशा से इसकी ख्वाहिश रही है कि ब्लॉकेड वो पाकिस्तान का करे
ऑल्दो जो 2019 की इमरजेंसी में भी हमने देखा कि दे मिजरेबली फेल्ड, और हमारी एक सबमरीन ने ऐसा इनको नाच नचाया कि इनको समझ नहीं आई। सर आप क्या देख रहे हैं कि जो नेवी के हवाले से, खास तौर पे कीपिंग इन माइंड कि अब एक तरफ BRI है, दूसरी तरफ जो है बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड का जो मंसूबा दिया, यानी कि एक अमेरिकन वर्जन ऑफ BRI वो हमें नजर आ रही है, जिसके अंदर एक तरफ अमेरिका, नाटो, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, और दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, रूस है। तो ऐसे हालात के अंदर जिस तरीके से हमारी CPEC के ऊपर होती रही है, तनकीद होती रही है, और हमारे CPEC की वजह से पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स जो हैं वो बनाए गए, जिसके अंदर BLA वगैरह शामिल हैं, और अब तो बल्कि हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो भी BRI मंसूबे में आ चुका है। तो आप क्या देख रहे हैं, वो कौन से थ्रेट्स हैं जो आप इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं जो पाकिस्तान नेवी को फेस करने पड़ेंगे? जी, वेरी रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए, अभी जो CPEC है, जो फ्लैगशिप इनका BRI का, वो काफी हद तक और काफी तेजी के साथ अपने पाए तक मील तक पहुंचा। फेज 2 में आ गए हम लोग और काम सही चल रहा है। अच्छा, ये अगेन एक बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकन और वेस्टर्न जो प्रेस है वो उसमें वो खदशात जाहिर कर रहे हैं कि ये ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, और ये चाइना जो है वो कब्जा कर लेगा वगैरह वगैरह। हालांकि द फैक्ट इज कि उनको सबसे बड़ा खौफ ये है कि चाइना जो CPEC और BRI के तहत जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है इन ममालिक में, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आर फार बेटर देन दोज गिवन बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल। इसलिए ये उनको हजम नहीं हो रहा है कि ये चाइना के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस तरीके से वो ईरान में भी उन्होंने प्रॉमिस किया है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू, जिस दिन अफगानिस्तान में गवर्नमेंट टेक ओवर करते हैं, जैसा कि उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा था, शाहीन साहब ने, कि वी लुक फॉरवर्ड टू द इन्वेस्टमेंट बाय चाइना इन आवर रीजन फॉर डेवलपमेंट। तो तालिबान भी इसका इंडिया दे चुके हैं, तो वो अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाएगा। तो अब ये तो आ गया इंटरनल। अब पाकिस्तान नेवी को लीजिए, पाकिस्तान नेवी की जो एक बड़ी इस वक्त कंट्रीब्यूशन है, वो टास्क फोर्स है जो एंटी पायरेसी करती है, बहरीन में प्लेस्ड है। अभी अभी एक पाकिस्तान नेवी के जो सीनियर अफसर एक एडमिरल साहब ने जाके उसका चार्ज संभाला है। पाकिस्तान नेवी की बारी आ गई है, तो जहाज भी होते हैं और अफसर भी इसमें काम कर रहे हैं, और ये एंटी पायरेसी काफी अरसे से काम कर रहे हैं, और इसमें इंडिया शामिल नहीं है। लेकिन आपकी बात में थोड़ा सा वजन ये मैं कहूँगा है कि नाउ दैट इस चेंज में जो अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और जो भी फोर्सेस में है टास्क फोर्स में उनके दी जाएगी, वो जरूर चाहेंगे कि इंडिया को इसमें शामिल किया जाए, ताकि ये एक नजर रखी जाए कि यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इसकी अगर इतनी खास सिग्निफिकेंस होगी कि अगर उनको शामिल कर लिया जाए, तो बिकॉज इट इज अ वेरी क्या कहते हैं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज टाइप की चीज है, एक पीस कीपिंग मिशन है, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं पड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान नेवीज ऑपरेशन। अब आ जाइए पाकिस्तान नेवी इन डिफेंस ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड इन डिफेंस ऑफ द ग्वादर पोर्ट। इन द नियर फ्यूचर गवादर जो है वो आपका हब बन जाएगा, इस एरिया के तमाम ट्रेड का सरमाया सरचश्मा बनेगा, बिकॉज यू सी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, सब जो है वो इसी रूट से जाएंगे, एंड दिस इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द रीजन, सर्विंग ऑल काइंड ऑफ थिंग, चाहे कंटेनर शिप आए, चाहे बल्क कैरियर आए, चाहे ये चीज। और ये उसका सेकंड फेज में जब ये ऑयल रिफाइनरी वाला लग जाएगी, ऑयल टर्मिनल बनेगा, तो ऑयल का भी ये एक हब बन जाएगा। लेकिन तो सर इसको डिफेंड करने के लिए सर एक सेकंड, डिफेंड करने के लिए जो आपको एसेट्स चाहिए, आजकल के दौर में जो वेपन सिस्टम है वो मैटर करता है, प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि प्लेटफॉर्म आप मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं टू कैरी आउट वेरियस मिशंस। जो वेपन सिस्टम हमारे पास मौजूद है, बोथ शोर बेस्ड एज वेल एज शिप बेस्ड एज वेल एज सबमरीन बेस्ड, दे आर वेरी मच सफिशिएंट टू इंश्योर दैट आपका जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आपकी शहरग है,
जिसके जरिए आपका ट्रेड रूट चलता है अप टू ग्वादर एंड अप टू कराची, वी आर एबल टू डिफेंड दैट विद रीजनेबल श्योरिटी। इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और ख़ास तौर पे लास्ट 10 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई है, जो एक्विजिशंस हुई हैं फ्रॉम चाइना, फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम स्वीडन, ये सारी चीज़ें मिलके हम, एक चीज़ मैं बताऊंगा, मुझे सर्विस छोड़े हुए तकरीबन 20 साल हो गए, लेकिन उस दौर में भी जब भी नेवल लीडरशिप को मैंने देखा है और अब भी देख रहा हूँ, क्योंकि एक घर में जब आपके पास पैसे कम हो तो आपको बड़ा एहतियात से खर्च करना पड़ता है। सो नेवी हैज बीन ऑलवेज बीन ट्रेन्ड टू मेक मोस्ट जुडिशियस यूज ऑफ द बजट हमें जो मिलता था एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। तो जो हमने वेपन सिस्टम सेलेक्ट किए, जो हमने अपने डिफेंस की चीजें सेलेक्ट की, दे आर वेरी मच capable of defending the not only the port but the sea lanes of communication। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि नाउ दैट सबमरीन हमारी जो है, इट हैज नाउ second strike capability, it has now a weapon system which carries a nuclear warhead as a second strike capability। This is a big thing for any country। तो पाकिस्तान को मैं हमेशा कहता हूँ माशाल्लाह से has been a very powerful country। पिछले में दौर में हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो क्योंकि इतनी सिंसियर और कमिटेड नहीं थी, हमने सब देखा उनकी करप्शन और उनकी तमाम जो एक्टिविटीज थी, उसकी वजह से लोगों ने हमें नाजायज इस्तेमाल किया, नाजायज फायदा उठाया, बदनाम किया, जबकि आपने सब कुछ किया। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि आपकी तरफ जो लीडरशिप थी उसने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। नाउ माशाल्लाह थिंग्स हैव चेंज्ड, आपकी एक क्रेडिबिलिटी हो गई है एंड यू कैन डू द जॉब जो जिसके लिए आवाम आपको पैसे खर्च करती है आपको पर। सर मैं कार्ल मार्क्स को कोट करूंगा, उसने कहा था कि क्वांटिटी हैज द क्वालिटी ऑफ इटसेल्फ। तो एक तरफ 64,000 नेवी है और दूसरी तरफ हमारी 23,000 24,000 के करीब नेवी है। तो एक ये बड़ा चैलेंज तो है। अगर मुस्तकबिल करीब में जो कि नजर भी आ रहा है कि अमेरिका इंडिया को और शय देता है और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिस तरह 2019 के अंदर एक ड्रामा किया मोदी ने और उसके बाद जो है हमारा ब्लॉकेट करने की कोशिश की गई और उसमें हमने देखा कि हमारे शिप्स को भी डिस्पर्स कर दिया गया। आगे बीआरआई जो है उसमें सी पैक का मंसूबा जो है ना वो शुरू हो रहा है। तो क्या आप देखते हैं कि इन हालात में क्या पाकिस्तान नेवी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दे रही है? और सेकंड सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि दो बड़े मंसूबे हैं, बीआरआई तो चाइना का, उसके बाद ग्रेटर यूरो एशियन पार्टनरशिप रशिया का मंसूबा है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बीआरआई को, तो क्या आप मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा पैक्ट या अलायंस देख रहे हैं, नेवल अलायंस, जो किसी अमेरिकन या इंडियन जारहियत के खिलाफ बीआरआई की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो? वेरी वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन, आई वाज गोइंग टू से दैट। बात ये है कि जो हमारी कैपेबिलिटी वो हमने आपके सामने रख दी। नाउ वी हैव टू सी द एनिमी एंड देयर कैपेबिलिटी। इंटेंशंस के ऊपर बात नहीं करते, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट, बट कैपेबिलिटी। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, इंडियन नेवी कैपेबिलिटी प्लस द सुपर पावर नेवी कैपेबिलिटी, बिकॉज नाउ it is not against Pakistan only, it is against China। and जो उनकी BRI projects है, क्योंकि चाइना इज गेटिंग इट्स इन्फ्लुएंस, इस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है जो कि अमेरिकन को कबूल नहीं है। सो इट इज नाउ चाइना अज्यूमिंग द रोल ऑफ अ सुपर पावर। तो मेरा तरफ से ये पॉइंट है कि चाइना हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ de facto सुपर पावर, challenging this unilateralism and arrogance of United States। So now हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारी जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको हम मजीद तकवीत कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड एक उसका जरिया ये है कि वी गो इनटू सिमिलर पैक्ट्स एंड अलायंसेस, जैसे कि इंडिया और अमेरिका का है या इंडिया और इजराइल का है। सो वी नीड टू गो, ये जो हमारी कहावत है और प्रोबेबल कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है और पैसिफिक से गहरी है, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम, लेट्स गो इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लेट्स कन्वर्ट दिस जज्बा इनटू रियल पैक्ट। एंड पाकिस्तान मेरी नजर में शुड साइन अ डिफेंस पैक्ट, particularly defense of the BRI and defense of CPAC। उसके हिसाब से the नेवी को सपोर्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम चाइनीज नेवी। वी डोंट माइंड चाइना अपने नेवल यूनिट्स इस रीजन में लेकर आए,
हमारे डिफेंस को ऑगमेंट करे, ताकि अगर कोई मिसएडवेंचरिज्म इंडिया करता है तो वी हैव requisite response available. As I said in the beginning, Pakistan has done a wonderful job. अपनी जो capabilities यहाँ तक लेकर आए हैं, very good. But now when you're meeting, according to my analysis, an axis of evil, America, England, America, India and Israel, ये axis of evil है. इसको इन तीनों का एक गठजोड़ है. Both on land, air and sea, ये cooperation चल रही है. So इसको meet करने के लिए there is a very cogent reason for Pakistan government to think about it and go into a pact जो कि एक नया regional पार बना ले. चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाएं, एक ब्लॉक बनाएं और इस एरिया को और इस रीजन को, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को सिक्योर करें, सो दैट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते रहें और किसी को इस तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना पड़े. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस टाइम का. पाकिस्तान नेवी माशाल्लाह हमने देखा कि तादाद में थोड़ी भी थी, चाहे वो 65 का द्वारका हो, 71 की गाजी हो, या फिर ये जो अभी PNS खालिद ने जो कुछ इंडिया को 2019 के अंदर, गालिबन PNS खालिद ही थी और सबमरीन ने जो इंडिया को नाक चने चबवाए, और जिस तरीके से इंडियंस छुप के आए और हमारे रेडार्स, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो गैजेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने इंडियंस को चेकमेट किया. तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मजबूत हाथों में. एंटिल नेक्स्ट एनालिसिस, मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को इजाजत दीजिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.